नमस्कार। हमारे विशेष कार्यक्रम महासमर 2014 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात होगी सभी के निशाने पर अगर कोई है तो वो है बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी। आजकल विरोधियों को सीधे तौर पर छकाने वाले और सीधे तौर पर निशाना साधने वाले नरेंद्र मोदी पर हमले तेज हो गए हैं। चाहे राहुल गांधी हो या फिर फारूक अब्दुल्ला हो या फिर उमर अब्दुल्ला, तमाम ऐसे लोग हैं जो इस वक्त नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी वजह से सियासत में नया रंग, नया उबाल देखने को मिल रहा है। आखिर सभी पार्टियों के निशाने पर, सभी नेताओं के निशाने पर मोदी ही क्यों है, यह सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। राजनीतिक पार्टियां क्यों कर रही हैं मोदी को टारगेट? मोदी पर क्यों हो रहे हैं चौतरफा हमले? मोदी को लेकर क्यों है सियासी पार्टियों का तेवर सख्त? देश में 16वें लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां अपने उफान पर है और देश की जनता 7वें चरण के मतदान के लिए कमर कसकर तैयार है। तो दूसरी ओर देश की राजनीतिक पार्टियां भी बदजुबानी की जंग में महारत हासिल करने की कोशिशों में लगी हुई हैं। 2014 के इस चुनावी महासमर में सभी राजनीतिक पार्टियों के निशाने पर सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वो है बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी। यूपी के दिग्गजों के बाद अब मोदी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निशाने पर है, तो वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर की सियासत भी मोदी को लेकर गर्मा गई है। कश्मीर ये सूफी परंपरा की धरती है। कश्मीर ये सर्वसमावेश की धरती थी, उसको ये दाग लगाने का काम आपने किया है। आपको शोभा नहीं देता है इस प्रकार की बयानबाजी। नरेंद्र मोदी और फारूक अब्दुल्ला के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। मोदी ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि फारूक अब्दुल्ला लोगों को धर्मनिरपेक्षता की सीख ना दे। इतना ही नहीं, मोदी ने ये भी आरोप मढ़ दिया कि पहले उन्हें अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि किस तरह से उनके परिवार ने कश्मीर के वातावरण को सांप्रदायिक बना दिया है। तो वहीं दूसरी ओर पिता के बचाव में उमर अब्दुल्ला ने भी जुबानी तीर छोड़ने शुरू कर दिए हैं। जो मोदी को वोट देगा उसको समंदर के अंदर डूब जाना चाहिए। हिंदुस्तान फिरका परस्त नहीं बन सकता, और अगर हिंदुस्तान फिरका परस्त हो गया तो कश्मीर हिंदुस्तान के साथ नहीं रहेगा। और अगर डूबना है तो किसने डूबना चाहिए? जरा दर्पण में अपना चेहरा देख लो। आपके पिताजी का चेहरा दर्पण के सामने खड़ा कर करके ये सवाल पूछो कि कश्मीर के पंडितों को वहां से खदेड़ देने वाले लोग किस मुंह से देश को बिन सांप्रदायिकता के उपदेश दे रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों के रवैये से ये तो साफ है कि 2014 का ये चुनावी जंग पार्टियों को लेकर नहीं बल्कि व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की सियासत अब मोदी के आसपास ही मंडराती नजर आ रही है। सुदर्शन न्यूज के लिए धीरज कुमार की रिपोर्ट। तो एक तरफ जहां मोदी और फारूक अब्दुल्ला के बीच में जुबानी जंग शुरू हो गई है, वहीं अब फारूक अब्दुल्ला के बचाव में उमर अब्दुल्ला निकलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने भी मोदी पर कई बार सियासी हमले किए हैं अपनी जुबान के जरिए। तो क्या यह सवाल खड़ा होता है कि कश्मीर को लेकर इस वक्त कश्मकश की स्थिति उत्पन्न हो गई, या फिर ये मान लिया जाए कि इस बार का 2014 का चुनाव पार्टियों को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर किया जा रहा है? क्योंकि तमाम पार्टियों के नेताओं के जो जुबान इस वक्त मोदी पर चल रहे हैं, उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं 2014 के चुनाव में मोदी ही सभी के निशाने पर है और मोदी के अस्तित्व को लेकर बार बार नेता सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं, बार बार कटाक्ष क्यों कर रहे हैं। तमाम सवालों का जवाब लेंगे। इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद है। आपको बता दें, ओम वर्मा जी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। वर्मा साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज में। और साथ ही साथ डॉक्टर रमेश कुमार जी हैं जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर रमेश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में। सबसे पहले ओम जी आपके पास ही आना चाहूंगी। फारूक अब्दुल्ला और नरेंद्र मोदी के बीच में जो जुबानी तीर छोड़े गए हैं, उसे आप किस तरह देखते हैं कश्मीर की राजनीति से अगर इसे जोड़कर देखा जाए तो? देखिए, कश्मीर को लेकर के काफी समय से जद्दोजहद की स्थिति रही है, अलग तरीके की राजनीति होती रही है और कश्मीर
जो है वो भारत का शीर्ष है। सभी ने कहा है कि कश्मीर जो है भारत का शीर्ष है, बहुत महत्वपूर्ण अंग है अपने देश का, और इसको यहाँ से जो भी राजनीति होती है इसका प्रभाव पूरे देश भर में पड़ता है। कश्मीर में जो भी राजनीति चल रही है वो सांप्रदायिकता की जो राजनीति है, अलग अलग तरीके से लोग सांप्रदायिकता को परिभाषित कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, और ये परिभाषा जो है ये बहुत ही घातक है देश के लिए। कोई फारूक अब्दुल्ला अपने तरीके से वो सांप्रदायिकता को घोषित कर रहे हैं और धर्मनिरपेक्षता की अपनी तरफ से वो परिभाषा दे रहे हैं। आपको लगता है कि अगर कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीर में मुद्दों को दरकिनार किया गया है, सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता जो है इन दोनों मुद्दों को उछालकर चुनावी रणनीति तैयार करने की कोशिश बिल्कुल की जा रही है। कश्मीर में धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता को लेकर के असली मुद्दे कश्मीर को लेकर के कश्मीर अति पिछड़ते जा रहा है लगातार। कश्मीर के विकास को लेकर के ध्यान नहीं दे रहे हैं नेताओं का विकास को हट करके सांप्रदायिकता प्लस धर्मनिरपेक्षता को लेकर के उस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं, इस तरीके से वोट का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे देश में गलत संदेश इसका देने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, आपका कहना है कि अगर कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीर में मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है बल्कि सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता के मुद्दों को उछालने की कोशिश की जा रही है, जो बेहतर नहीं कहा जा सकता है। डॉक्टर रमेश, आपके पास आना चाहूंगी। नरेंद्र मोदी पर फारूक अब्दुल्ला ने जिस तरह से जुबानी तीर छोड़े हैं उसे आप किस तरह से देखते हैं? मैं तो पहले आपके पूरे जो प्रेजेंटेशन दिख रहा था मैं कि मोदी पर लोग अटैक कर रहे हैं, थोड़ा सा आप इससे अपने तैयारी में संशोधन कर लें। मोदी पर लोग अटैक कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मोदी सब पे अटैक कर रहे हैं। मोदी ने जाके कलकत्ता में बांग्लादेशियों से उनके संबंध की बात की, उन्होंने पहले शुरू किया, फिर ममता ने शैतान कहा। इन्होंने अभी राज किशोर जी ने और ये तोगड़े जी ने कहा कि जो लोग मोदी विरोधी हैं वो पाकिस्तान जाएं। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि जो मोदी विरोधी लोग हैं वो देशद्रोही नहीं हैं, मोदी को वोट देने वाले और पाकिस्तान भेजने वाले समुद्र में डूब जाएं। नहीं, मेरा सवाल जाहिर तौर पर कि आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप नहीं, एक पक्ष की बात मैं कह रहा हूँ मोदी आरोप लगाते, प्रत्यारोप में जब मोदी को घेर नहीं रहा है, मोदी लोगों को घेर रहे हैं। घेरने का मोदी करने पहले मोदी आग लगाते फिर मोदी लोगों को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद देखिए मैडम, मोदी आग लगाते फिर रहे हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक। सही बात तो ये है। नहीं, लेकिन हमारा मुद्दा देखिए डॉक्टर रमेश, हमारा मुद्दा आप उसको सुन लीजिए बात को। कश्मीर को लेकर अभी हम बात करें। अगर फारूक अब्दुल्ला की बात की जाए, फारूक अब्दुल्ला ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, उसका जवाब बीजेपी की तरफ से दिया गया है। आप किस तरह से देखते हैं इस बयान को? सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कीजिए, हम किसी पार्टी का पक्ष लेने के लिए नहीं बैठे हैं। देखिए ऐसा है ना, एक तरफा चीज। देखिए किस संदर्भ में उन्होंने कहा। पहले इन्होंने कहा कि लोगों को गिरिराज किशोर और तोड़िया जी ने कहा कि लोगों को पाकिस्तान जाना चाहिए। उसी के जवाब में उन्होंने कहा कि जब ये बार बार कहे लोग पाकिस्तान जाएं, उसने कहा कि जो मोदी के समर्थन कर रहे हैं वो समुद्र में डूब जाएं। तो उसी बयान के जवाब में ये बयान था। फिर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर हमारे कश्मीर में जो 3 सीटें हैं उसमें बीजेपी के प्रत्याशी हैं, अगर मोदी जी को आके यहाँ पे तैयारी क्यों नहीं करते, प्रचार क्यों नहीं करते? तब उसका कंक्लूजन में एक शब्द कहा डरपोक। आपने कैप्शन में डाल दिया डरपोक। उन्होंने कहा कि यहाँ पे आके प्रचार क्यों नहीं करते, और जो सच है आपकी फुटेज है, आप पूरी कवरिंग करते हैं। उमर अब्दुल्ला की अगर बात की जाए तो उनका यही कहना था कि अगर नरेंद्र मोदी के पास इतनी हिम्मत है तो वो जम्मू कश्मीर में आए और बीजेपी के जो प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करें। हिम्मत की बात कही थी। हिम्मत है तो आकर दिखाएं। हाँ, तो ये इन्होंने हिम्मत जब कहा, पूरे कश्मीर के पूरे जो परिवार है, फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, पूरे परिवार ने कश्मीर को गुलाम बना दिया है। कश्मीर एक अलग, कश्मीर का जो एरिया है, देखिए फ्रंटलाइन स्टेट है कश्मीर हमारा। कश्मीर के बारे में बयानबाजी करने के लिए बहुत सेंसिटिव स्टेट है हमारा, उस पर हमें सोच समझ के बयान देनी चाहिए। इस तरह के भी तुका बयान देना कि कश्मीर के लोग गुलाम बने, पंडित चले गए। जब पंडित आए थे उसमें उमर अब्दुल्ला जो है इनके मंत्री थे, जगमोहन वहां के गवर्नर थे, प्रेसिडेंट रूल था, तो ये एनडीए के पार्टनर भी तो थे, तब इन्होंने ये मुद्दा उठाया नहीं था। जब पंडित बाहर आ रहे थे तब एनडीए का शासन था, शासन इंडिया का था उस टाइम। चलिए तो इंडिया कहाँ था उस समय? ओम जी आपके पास आना चाहूंगी। इंडिया कहाँ था? कश्मीर को लेकर के जो हमारे साथी ये कह रहे हैं, वो साथी, तो इससे मैं बिल्कुल भी इनसे इत्तेफाक नहीं रखता कि कब किसकी सरकार थी, क्या था। कश्मीर को लेकर के इसको बहुत बड़े सिनेरियो में देखने की जरूरत है। एक छोटे से चीज को लेकर के अगर हम किसी को कहें कि किस वक्त उनको हटा दिया गया कश्मीरियों को, आज आप जा करके देखिए कश्मीरी पंडित
पूरे अपना पूरा घर बार छोड़ करके उनको वहां से भगा दिया गया। वहां पे लोगों की हत्याएं कर दी गई, वहां पे भगाने के लिए उनको मजबूर कर दिया गया। ये सब वहां की गंदी राजनीति का वो हिस्सा था। कश्मीर को देश के सभी भागों से अलग करने की चेष्टा है ये, और इसको ये लोग भूल जाते हैं कि कश्मीर जो है भारत का ही एक अभिन्न अंग है और इसे कभी भी इससे अलग नहीं किया जा सकता, चाहे इसके लिए कोई भी कोशिश कर ली जाए। दूसरी बात, सांप्रदायिकता को लेकर के लगातार बातें उठ रही हैं। सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता, आप बात करें, एक धर्मनिरपेक्षता को लेकर के लगातार अलग अलग तरीके से लोग उसे परिभाषित कर रहे हैं, अपने हिसाब से परिभाषित कर रहे हैं। अगर मैं कोई करता हूं, मैं कोई नेता है, वो सबका अपना तरीका है, सबका अपना अपना तरीका है। लेकिन धर्मनिरपेक्षता का जो असली उसकी परिभाषा है उसको लोग समझना नहीं चाहते हैं। वोट बैंक की राजनीति की वजह से सभी को अपने अपने वोट बैंक की चिंता है। चलिए, आपने कहा कि सभी को अपने अपने वोट बैंक की चिंता है, और अपने वोट बैंक की चिंता है और सांप्रदायिकता की चिंता है, और इसीलिए आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो तेज चल रहा है। तमाम पार्टियों के निशाने पर अगर नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं तो मोदी के निशाने पर भी तमाम नेता हैं और तमाम पार्टियां हैं। डॉक्टर रमेश, आपके पास आना चाहूंगी। कुछ लोगों का ये मानना है, हम ऐसी बातें नहीं कह रहे, कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर नरेंद्र मोदी की बात की जाए, इस वक्त जब नरेंद्र मोदी पर तरफा हमले हो रहे हैं, चाहे ममता बनर्जी हो या फिर लालू प्रसाद यादव हो, प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, तमाम जो नेता हैं वो नरेंद्र मोदी पर अगर हमले कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि इस बार के चुनाव में नरेंद्र मोदी उन सब के लिए चुनौती हैं। आप सहमत हैं या नहीं? मैडम, मैं आप ही की बात को पलट के कहना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी चौतरफा हमला लोगों पर कर रहे हैं और चौतरफा आरोप लगा रहे हैं। उसी आरोप के प्रत्यारोप में इन पे लोग कह रहे हैं, कोई इन पे इनिशिएट नहीं कर रहा है। नहीं, आरोप प्रत्यारोप तो सभी के बीच में चल रहा है। डॉक्टर रमेश, आप बताइए, आरोप प्रत्यारोप सभी के बीच में चल रहा है। अगर पलटवार किया जा रहा है तो इसका मतलब चुनौती। मेरा सवाल सिर्फ यही है कि क्या इनके लिए नरेंद्र मोदी चुनौती है, इसीलिए पलटवार किया जा रहा है? किसी और नेता को टारगेट क्यों नहीं किया जा रहा है? ये बड़ी क्लियर की बात है। नरेंद्र मोदी आज के पॉलिटिक्स की ईपी सेंटर है, इसको कोई नहीं कर सकता। वो आज हमारी राजनीति के बीच के केंद्र बिंदु है, और प्रचार के भी और राजनीति के भी और विपक्ष के भी, इसमें कोई दो मत नहीं है। और ये चौतरफा वार कर रहे हैं और अपशब्द का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी के बदले लोग अपशब्द से वार कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा पॉलिटिकल स्टैंडर्ड को लो लेवल पे लाके सेट कर दिया है, उस लो लेवल को लाके सब लोग लो लेवल पे आ गए हैं। स्टार्ट इन्होंने पप्पू पिल्ला से स्टार्ट किया, तो उसी लेवल पे सभी आगे बात करते हैं। अभी कहते हैं कामगार था। अरे आप 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, कहीं कामगार आप हैं? आप 15 साल से मुख्यमंत्री, संघ के संचालक रहे, अभी आप वो एक देश के सबसे बड़े पद के दावेदार हैं। अब चाय वाले की बात क्या, कल एक टीवी, मुझे एक सेकंड बोल लेने दीजिए। कल एक टीवी शो पे कह रहे थे जी न्यूज के इंटरव्यू पे कि मैं आम आदमी हूँ और मैं जो है सो नहीं, तो राजनीति तो सभी आम आदमी ही बनकर कर रहे हैं। आम आदमी अब आम आदमी खास लोग सवाल ये है, आम ही बनने की कोशिश कर रहे हैं। लोग भी जो है सो आम आदमी वो बन चुके हैं। जो पैराडॉक्स है, इस पैराडॉक्स के साथ चल रहे हैं। अब अभी जो एक उन्होंने कहा, अब अभी जो बयान एक आई है फारूक अब्दुल्ला की कि अगर इंडिया कम्युनलाइज हो गया तो हिंदुस्तान के साथ कश्मीर नहीं रहेगा। यही वही सांप्रदायिकरण करने की कोशिश की जा रही है। सांप्रदायिकरण जो बेहतर नहीं कहा जाएगा, बेहतर नहीं है। सांप्रदायिकरण के मामले में का सबसे बड़ा इशू यही है कि आज विकास के चलिए हमारा भी सवाल यही है कि अगर हमारे राजनेताओं की बात की जाए, बिजली पानी की बात नहीं करता, रोटी कपड़ा मकान की बात नहीं करता, जनता के बीच में कई जगहों पर मुद्दों को लेकर जिक्र जरूर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आरोपों का जो सिलसिला है वो ज्यादा तेज हो गया है। सभी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, जिसे बेहतर नहीं कहा जाएगा। अगर इस आरोप प्रत्यारोप को छोड़कर अगर हम सिर्फ मुद्दों की बात करें, जनता के हित के बारे में सोचे, तो यह ज्यादा बेहतर तस्वीर होगी। क्या लोगों को यह लगने लगा है कि 2014 के चुनाव की अगर बात की जाए तो नरेंद्र मोदी ही उनके लिए चुनौती है, और इसी वजह से नरेंद्र मोदी पर तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी पर तमाम लोग निशाना साध रहे हैं, उसका पलटवार भी किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं कि आखिर आजकल हमारे नेता किन विषयों को लेकर एक दूसरे पर आरोप मढ़ते हुए दिख रहे हैं। नेताजी कहीं में इकोनॉमिक्स टाइम में छपा हुआ दिया इंटरव्यू, बुच्चर भी के माना वो शर्माता है नरेंद्र मोदी से, वो आदमी देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। हर स्पीच में किसी न किसी को बुरा कहते हैं, किसी न किसी खानदान का मजाक उड़ाते हैं, किसी को बुरा भला कह के अपनी पॉलिटिक्स चलाते हैं। इलेक्शन कमीशन को उसमें एक्शन लेना चाहिए। अब रिपोर्ट मंगा रहे हैं और रिपोर्ट मंगा के क्या करेंगे?
उसी वक्त एक्शन क्यों नहीं लेते? वो इम्पावर्ड है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो दोहरी राजनीति है, जो इल्जामात वो कांग्रेस पर लगाते हैं और तरह तरह से कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उनको चाहिए कि सबसे पहले वो इसका जवाब दें कि हवाला रैकेट में किस तरह से ये शख्स जो इन्वॉल्व है उसके साथ मोदी जी कैसे खड़े हुए हैं। फारूक अब्दुल्ला परिवार जो है उसने सत्ता पाने के लिए कोई भी रास्ता अपनाया है, किसी से भी हाथ मिलाया है, कोई भी काम किया है और इसी सत्ता की राजनीति के खेल में लाखों कश्मीरियों का खून हुआ है। कश्मीरी पंडित घर से बेघर हुए हैं। चलिए डॉक्टर रमेश, शाहिद सिद्दीकी को आपने सुना, क्या कहेंगे आप उनकी प्रतिक्रिया को सुनकर? मैं ध्यान सुनाई जाता जब अगर शाहिद सिद्दीकी की बात की जाए तो उन्होंने सीधे तौर पर फारूक अब्दुल्ला पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कई लोगों को मौत की नींद सुलाई है, क्या कहेंगे? मौत की नींद की तो नहीं, हाँ, लेकिन राजनीतिक सत्ता मानने के लोग इस तरह का हथकंडे का सहारा भी लेते हैं और फारूक अब्दुल्ला फैमिली में मैं समझता हूँ कि सियासी राजनीति में मंजे हुए हैं और इन्होंने ऐसा किया होगा तो मैं उसके बारे में ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है। चलिए उन्होंने किया होगा तो चलिए डॉक्टर मैं उस बारे में एक बारे में बात कहना चाहूंगा। फारूक अब्दुल्ला के बारे में बात हो रही है, अभी सिद्दीकी जी की भी कह रहे थे अभी, है ना। तो उसमें फारूक अब्दुल्ला ऐसे शख्सियत रहे हैं जिन्होंने, जिनकी सत्ता जब आई है, उनका पूरा अगर इतिहास देख लीजिए तो जिसकी जब जब सत्ता आई है उन्होंने उसका पूंछ पकड़ लिया, है ना। वो उन्होंने सत्ता के लोभी, ये अवसरवादी राजनीति जो है ये, और वो ये भी चाहते हैं कि कश्मीर में हम अपने हिसाब से चलाते रहें, कश्मीर में सांप्रदायिकता का उसको अलग तरीके से परिभाषित करें, धर्मनिरपेक्षता को भी अलग तरीके से परिभाषित करें और केंद्र में सत्ता के पीछे भी बैठे रहें। तो इस तरीके की उनकी जो राजनीति है ये देश के लिए घातक है, ये नहीं होना चाहिए। चलिए, इस तरह की राजनीति देश के लिए घातक है। तो जब डॉक्टर रमेश एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी। अगर हम बात करें सभी नेताओं की प्रतिक्रिया को, आपने सुना नेताजी कहीं में तमाम नेता अपने आप को बेहतर बताने की कोशिश करे, सभी पाक साफ है और हर दूसरा व्यक्ति खराब है, बुरा है, हर व्यक्ति सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश कर रहा है। देखा जाए तो सभी अपनी ही राजनीति को चमकाने में बिल्कुल अपनी चुनाव में, अपनी सीट लाने में, अपनी परिवार बचाने में, अपनी सीट बचाने में, अपनी जीत हार में, अपने पद लेने में, राजनीति में ये दस्तूर है और सभी दल के लोग और व्यक्ति भी और दल भी और सभी लोग करते हैं। उसमें सब अपने बारे में सोच रहे हैं। हाँ, आश्चर्यजनक, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। चलिए ओम जी आपके पास आना चाहूंगी। लालू प्रसाद यादव की अगर बात की जाए, जिस तरह से उन्होंने मोदी पर निशाना साधा है, क्या सिर्फ बिहार की राजनीति में अपनी पैठ को मजबूत करने के लिए या फिर कुछ और वजह भी हो सकती है? देखिए, लालू प्रसाद ऐसे शख्स हैं जिनकी सत्ता रही बिहार में 15 वर्षों तक जी। और वो कहते थे कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। इस तरीके से वो इस तरीके से घटिया इस तरीके की का प्रवचन करते रहे वो पहले भी। उनका वोट बैंक देखिए, सबसे बड़ी बात उनका वोट बैंक क्या है। उनका वोट बैंक हमेशा MY समीकरण रहा है, मुस्लिम यादव समीकरण को साध कर और सिर्फ जातिवाद की राजनीति, 2 समीकरण और जातिवाद, इस हिसाब से वो सीटें देते रहे हैं। इस बार भी जो उन्होंने बिहार में सीटें दी हैं, जो अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं, वो MY समीकरण को ध्यान में रख करके ही उन्होंने किया है और यही समीकरण नीतीश कुमार का भी है। लेकिन अब वो उनको ये लग रहा है कि बीजेपी लगातार इस चीज को प्रयास करती रही है, समझाती रही है, मोदी भी लोगों को समझाते रहे हैं, बार बार अपने भाषणों में कहते रहे हैं कि मुस्लिमों को, यादवों को, अपने यादवों को उन्होंने खुद से जोड़ा, है ना। उसने मुस्लिमों की महत्ता बताई, है ना। आज की तारीख में गुजरात के जो मुस्लिम हैं, जो संपन्न मुस्लिम हैं, वो जाकर के जगह जगह अपने बारे में बता रहे हैं कि देखो हमारे बारे में जो प्रचार आप लोग कर रहे हो ये ठीक नहीं है। तो अब ऐसा लग रहा है कि उनका MY समीकरण बिहार से खिसक रहा है। ये वास्तविकता यही है कि MY समीकरण पर बीजेपी ने चोट कर दिया है और ये चुनाव में इसका परिणाम आपको बहुत जल्दी अब आने वाला है, ये परिणाम आपको दिखेगा। इसी वजह से लालू प्रसाद वो ये सोच रहे हैं, बार बार वो हमले कर रहे हैं, इसको फिर से वही सांप्रदायिकता की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बार कुछ वो बार बार उसको मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपके पास आना चाहूंगी डॉक्टर रमेश, अगर हम इस बात की जाए, जेडीयू की बात कर ली जाए, जेडीयू ने भी बिहार की राजनीति में अपनी पैठ को मजबूत करने के लिए इस बार पैतरा खेला है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि आरजेडी का इस बार वर्चस्व देखने को मिल सकता है। आपको लगता है ऐसा? आरजेडी अभी बीच में कहा था कि लालू प्रसाद यादव जेल चले गए थे और जेल से बाहर आने के बाद कुछ उनको सियासी पैठ, कुछ सियासी जमीन वापस मिलने की संभावना है, लेकिन बहुत ज्यादा मिलेगा इसकी उम्मीद दिखती नहीं है। थोड़ा फायदा हो सकता है, थोड़ा बहुत मार्जिनल फायदा कुछ हो सकता है। अब अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि मुसलमान की बात,
देखिए, मुसलमान की बात पे अभी मैं कहता हूँ राजनीति जो है, चलिए जाति अभी आज के आर्टिकल में 2 मिनट एक सेकंड लूंगा। आज के अखबार में एक आर्टिकल है कि गुजरात में जो हालत है मुसलमानों की, कि अहमदाबाद में जहां मुस्लिम की आबादी वहां एक बाउंड्री वॉल बना दी गई है। आबादी बढ़ती जा रही, बाउंड्री वॉल से बाहर किसी को जमीन न खरीदने की इजाजत है और न जमीन को और न बाहर निकलने की इजाजत है। शहर में उस पार को जमीन ले नहीं सकता, सरकारी एम्प्लॉयमेंट मिलती नहीं, ऋण मिल नहीं रहा। ये तो गुजरात में मुसलमान की हालत है। 7 लोकसभा मेरी बात सुनिए, 7 लोकसभा वो अपने स्तर से जरूर लोकसभा के चुनाव में एक उसका फैसला भी करने वाली है। गुजरात की तस्वीर को लेकर कई लोग नेता जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। तस्वीर क्या, हम तस्वीर पर बात नहीं कर रहे डॉक्टर रमेश, हम तस्वीर पर बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम मुझे ऐसा लगता है कि मुद्दा जो है वो भटकता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, अगर बात की जाए ओम जी, अगर बात की जाए, अगर अब हम ममता बनर्जी की बात कर लेते हैं, ममता बनर्जी की अगर बात की जाए, जिस तरह से उन्होंने ममता बनर्जी ने मोदी पर निशाना साधा है, अब इस तरह के सवाल भी खड़े होने लगे थे। पहले ऐसा लग रहा था कि अगर आने वाले समय में कुछ चीजें हैं जो बीजेपी के फेवर में नजर आ सकती हैं, तो हो सकता है कि ममता बनर्जी का सहयोग उन्हें मिल जाए। अब जैसे आरोप लगा रही है ममता बनर्जी, उससे तो लगता है कि इस तरह का कोई सहयोग आने वाले वक्त में नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है? देखिए, ममता बनर्जी के बारे में मैं बात कहना चाहूंगा। अभी आपने देखा कि कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी की रैली थी बंगाल में जी। उस रैली में उन्होंने ये कहा था, आपको भी ध्यान होगा, सभी लोगों ने देखा था, काफी भीड़ थी उस रैली में। ये कहा था कि राज्य की जनता से, कि राज्य की जनता ने, बंगाल की जनता ने यहाँ पे सरकार बनवाई है ममता बनर्जी की। काफी दिन से वहां पे आपको वामपंथियों का शासन था, वो करके, और उन्होंने वोट मांगा खुद के लिए, केंद्र में सरकार बनाने के लिए। उन्होंने एक तरीके से यह कोशिश की कि आपने राज्य में सत्ता तो दे दी ममता बनर्जी को, लेकिन केंद्र में हमें आप वोट दीजिए, केंद्र की सरकार के लिए। लेकिन ये उन्हें लग रहा था, बीजेपी को पहले ये उनको उम्मीद थी कि अगर हम सीटों में थोड़ा कहीं पिछड़ जाएंगे तो शायद हम ममता बनर्जी से हम सहयोग ले लेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी का जो उनकी जो केमिस्ट्री है वो केंद्र सरकार के साथ कभी ठीक रही नहीं है ना। वो पहले कहते भी रहे हैं कि केंद्र सरकार में अगर ममता बनर्जी हैं तो उसमें विपक्ष की जरूरत ही क्या है। जी। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जब बीजेपी को धीरे धीरे ये लगने लगा कि बंगाल में उनकी हवा है जी, उन्होंने उस हवा का आकलन कर लिया। उस हवा को धीरे धीरे उनके जो राजनीतिक पंडित हैं, जो लगे हुए हैं वहां पे बंगाल में, जो जगह जगह गली गली घूम रहे हैं, उन लोगों को ये एहसास हुआ कि बंगाल में बीजेपी की भी हवा है। हम सीधे लेकिन मेरा सवाल गठबंधन को लेकर है, नहीं तो नहीं, वही मैं बता रहा हूँ कि अगर उनको जब लगा जो हवा है तो उन्होंने सीधा ममता बनर्जी पर हमले शुरू कर दिए और उन्होंने ये बताया कि जो है सो ये बहुत गड़बड़ सरकार है, यहाँ पे सरकार की स्थिति ठीक नहीं है, वहाँ पर लगातार हिंसा हो रही है वहाँ पे। तो इस तरीके से उन्होंने राजनीतिक हमले कर दिए और यह बताने की कोशिश की कि हमें अब आपकी जरूरत नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें बंगाल से ममता बनर्जी का सहयोग लेने की जरूरत ना पड़े। चलिए, ममता बनर्जी ने भी तीखे वार किए हैं नरेंद्र मोदी पर। हालांकि कुछ सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं इस तीखे वार की वजह से। उन सवालों का जवाब अगर हमें लेना है तो 16 मई तक का इंतजार जरूर करना चाहूंगी। हाँ डॉक्टर रमेश, आपसे सिर्फ संक्षेप में चाहूंगी इसका जवाब दें। इस वक्त जिस तरह से राजनीति में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि हमारे राजनेताओं ने मर्यादा की भी सारी हदों को पार कर दिया है आरोप लगाने के सिलसिले में। मैडम, ये 16वां लोकसभा चुनाव राजनीतिक विज्ञान के विशेषज्ञ के हैसियत में कह सकता हूँ कि राजनीतिक संवाद और शालीनता के लिए इसका इतिहास काले अक्षरों से लिखा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रमेश इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। ओम जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तमाम पार्टियों के बीच में, तमाम नेताओं के बीच में अगर किसी पर निशाना साधा जा रहा है तो नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा जा रहा है। सवाल बार बार यही खड़ा हो रहा है कि तमाम नेताओं के लिए क्या नरेंद्र मोदी इस वक्त चुनौती बन चुके हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जा रहा है, या फिर वजह कुछ और है। देखना होगा कि 16 मई को तस्वीर क्या होती है। इन तमाम सवालों का जवाब हम आगे आने वाले समय में भी लेते रहेंगे, क्योंकि मुद्दे हैं और मुद्दों पर चर्चा करना जरूरी हो जाता है। इसी के साथ महासमर 2014 में बस इतना ही। जुड़े रहें सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। जिंदगी में बदलाव ला करके रहे। कांग्रेस पार्टी एक सोच है,